नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार को तेज कर दिया गया है। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि वेल डन इंडिया। केंद्र सरकार ने देश के हर नागरिकों को फ्री में टीका उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से टीकाकरण की रफ्तार को तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन उत्पादन में से 75% हिस्सा खुद खरीदने का फैसला लिया, जबकि 25% टीका प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदा जा सकेगा। केंद्र सरकार अब टीकों को खरीदकर राज्य सरकार को खुद देगी, जबकि पहले राज्यों को भी टीका खरीदने के लिए कहा गया था। बीते रोज सुबह से ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार वैक्सीनेशन में रफ्तार देने के लिए सरकार अलग अलग तरह के अभियान चला रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की कोशिश में जुटी है। अब इस रिकॉर्ड को लेकर दिल्ली का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, एक रिकॉर्ड बनाया है देश ने और बहुत ये खुशी की बात है। 80 लाख से ज्यादा 84 लाख के करीब में वैक्सीन की डोज लगाई गई बीते रोज। कितनी बड़ी ये उपलब्धि है, सबसे पहले इस पर बताएं। देखिए, बिल्कुल बताइए। जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कहा था कि योग दिवस पर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण फ्री दिया जाएगा और उसकी शुरुआत भी कल से हुई और कल के पहले दिन ही एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया जो 84 लाख के करीब वैक्सीन की डोज युवाओं ने लगवाई है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेलडन कहा गया, इंडिया को वेलडन कहा है और लगातार यही कहा गया, इसी तरीके की अगर प्रक्रिया आगे भी चलती रही तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से पहले ही वैक्सीन की जो डोज है वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। मगर जिस तरीके से 84 लाख का जो आंकड़ा पार किया पहले दिन ही, तो लगता यही है कि युवा जिस तरीके से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और वो जिस तरीके से वैक्सीन मिली है वो भी फ्री, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है युवाओं का रुझान जो है वो वैक्सीन की तरफ है और वैक्सीन का टीकाकरण जल्द से जल्द पाना चाहते थे। मगर जिस तरीके से पहले दिन ही 84 लाख का रिकॉर्ड जो बना है, तो साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके का रिकॉर्ड बनता रहा तो तीसरी लहर से पहले ही वैक्सीन की डोज जो है वो युवाओं तक, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। जी राजीव, हमने देखा कि आईसीएमआर ने भी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि जुलाई से हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ाई जाएगी। क्या लग रहा है कि जल्द ही हम लोग भी अब 1 करोड़ के आंकड़े को जुलाई से पहले ही शुरू कर देंगे? क्योंकि अगर 84 लाख बीते रोज ही लगाई गई है तो जल्द ही इस आंकड़े को हम पकड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की, क्योंकि आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था कि लगभग हर रोज 1 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जाएंगी। मगर जिस तरीके से इस आंकड़े को बढ़ाने की बात की गई है, तो जिस तरीके से पहले दिन ही 84 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर यही प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ का जो पर डे का आंकड़ा है वैक्सीन का, वो भी कहीं ना कहीं अचीव किया जा सकता है। मगर देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से सरकार प्रक्रिया अपना रही है, तो साफ जाहिर है तीसरी लहर से पहले ही वैक्सीन की डोज जो है हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी। मगर जिस तरीके से सरकार ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो वैक्सीन है उसकी 75% की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में होगी और 25% की क्षमता जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के हाथ में होगी। यानी कि सीधे सीधे वैक्सीन जो खरीद कर राज्य सरकारों को दी जाएगी और राज्य सरकार उसको कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाएगी। मगर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है और वैक्सीन को, तो साफ जाहिर है अगर ये समय रहते पहले और कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ती नहीं और कहीं ना कहीं वो काफी हद तक कंट्रोल होती नजर आती। जी लेकिन राजीव, अपने दर्शकों को हम समझाने की अगर कोशिश करें कि ये उपलब्धि कितनी बड़ी ये उपलब्धि है और ये जरूरी क्यों है, आखिरकार टीकाकरण क्यों, कितना महत्वपूर्ण है लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, ये कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, बिल्कुल बताया था। जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की डोज की, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की डोज जिस तरीके से 85 कह सकते हैं 84-85 लाख जो पर डे का जो एक एक दिन का आंकड़ा बना है, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर 1 करोड़ का आंकड़ा बिल्कुल पार किया जाएगा वैक्सीन के डोज के लिए। मगर जिस तरीके से युवाओं को इस तरफ रुझान करना है या फिर उनको समझाना है या फिर जागरूक करना है, वो बिल्कुल जरूरी है। और यहीं तक कि ये जो कोरोना वायरस है उससे बचाव का रास्ता भी
वैक्सीन की डोज ही है और वैक्सीन की डोज जो है हर व्यक्ति को लगवानी होगी। मगर जिस तरीके से लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है और यहाँ तक कि अब वैक्सीन की जो प्रक्रिया है सारी अपनाई जाएगी और इसको निरंतर बढ़ाया भी जाएगा। मगर देखना होगा कि जो 25% के करीब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर वैक्सीन दी जाएगी और जो 75% के करीब सरकारी अस्पतालों के अंदर होगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल कंट्रोल होगी और जो वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही थी वो भी अब दूर होती नजर आएगी। जी और राजीव, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। हमने बीते रोज देखा कि दिल्ली में किस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिली है और इस महीने यानी कि जून तक पूरा महीना उन्हें वैक्सीन मिलने वाली नहीं है। अगले महीने भी करीब 15 लाख डोज उनको मिलेगी। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। क्या लग रहा है कि सियासत नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और यही चीज़ दिल्ली सरकार भी कह रही थी और केंद्र सरकार भी कह रही है। मगर कहीं न कहीं इसमें राजनीति ज़रूर फिर भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली को वैक्सीन दी है और दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और आज जिस तरीके से अब कसबे योग दिवस के उपलक्ष्य में भी कहीं न कहीं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन दी जा रही है और उसकी जो सफलता है, वो पहले दिन से ही पता लग चुकी है, क्योंकि 84 लाख का जो आंकड़ा पार हुआ है, उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं दिल्ली के नहीं पूरे देश के लोगों को वैक्सीन की प्रक्रिया अपनानी होगी और वैक्सीन की डोज जो है हर व्यक्ति तक फ्री दी जाएगी। मगर जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर से पहले ही अगर इसी तरीके के रिकॉर्ड बनते रहेंगे, यानी कि 84-85 लाख के जो आंकड़े बनते रहेंगे, यह 1 करोड़ का आंकड़ा छुएगा कहीं न कहीं दिल्ली पूरे देश के अंदर, तो कहीं न कहीं साफ जाहिर है, कहीं न कहीं तीसरी लहर से पहले ही बचाव हो सकता है। जी। लेकिन राजीव, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि ये रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन जरूर हुआ है। पहले नंबर पर इसमें मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर इसमें कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन दिल्ली की हम बात करें, वो दूर दूर तक दिल्ली नजर नहीं आ रही। क्या वजह रही आखिरकार कि वहां पर रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें मध्य प्रदेश की या फिर और जगहों की, वहाँ पर जिस जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाए गए हैं, दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाए गए हैं, ये सबसे बड़े सवाल है। मगर बात करें दिल्ली के जनता को जागरूक करने की, दिल्ली की जनता अभी भी भ्रम के अंदर है कि दिल्ली की जनता यही समझ रही है कि दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन नहीं आई है और सरकारी अस्पतालों के अंदर वैक्सीन नहीं है, और जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो खींचातानी थी, उसके लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली दिल्ली की जनता जो है वो कंफ्यूज है अभी भी कि वैक्सीन दिल्ली को मिली है, नहीं मिली है तो कितनी मिली है, और इसके अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो उनको वैक्सीन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये सबसे बड़ी दुविधा है। और यही चीज दुविधा जो है वो दिल्ली सरकार को भी दूर करनी होगी और केंद्र सरकार को भी दूर करनी होगी। और यही चीज हमने कल जो पूर्व मेयर जयप्रकाश जी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करी। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, और वही चीज उन्होंने भी कहा कि सरकारी अस्पतालों के अंदर, चाहे वो निगम के अस्पताल हो या फिर सरकारी दिल्ली सरकार के अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगह पर वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है और वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो लगातार निरंतर बढ़ाई जा रही है। और इसीलिए उन्होंने कल प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद भी किया। जी राजीव, क्योंकि आपने लगातार बीते रोज की वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोग उत्साह के साथ में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, इस दौरान आपने देखा कि किस तरह की चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासतौर पर युवाओं की हम बात करें, कैसा जोश उनमें देखा, कैसा उत्साह उनमें देखा, और क्या कुछ चुनौतियां ना सिर्फ उनके सामने बल्कि स्वास्थ्य विभाग के सामने देखी आपने कल? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें युवाओं की, तो कल हमने जो युवाओं के लिए देखा, क्योंकि युवा लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन सेंटर पर लगातार आते रहे और कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी किया जा रहा था, ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि युवा जो है वो इसी तरीके के अगर वैक्सीन लगवाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उससे पहले ही बचाव हो सकता है। और यही चीज जयप्रकाश जो मेयर पूर्व मेयर है उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से वैक्सीन दी जा रही है और दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार जो है कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रही है, और जो दिल्ली सरकार को जो वैक्सीन दी गई थी वो सीधे सीधे उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के अंदर दे दी और उसका जो मुनाफा था दिल्ली सरकार ने कमाया। मगर ये तो आरोप प्रत्यारोप हुए, मगर कहीं ना कहीं जनता को अभी भी समझाना होगा, जागरूक करना होगा कि वैक्सीन कितनी जरूरी है और वैक्सीन की प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र यही समाधान है। जी लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से बीते रोज हमने रिकॉर्ड कायम किया है, क्या लग रहा है कि अब ये रिकॉर्ड लगातार कायम होता रहेगा? हर रोज लगातार वैक्सीनेशन के जो रिकॉर्ड है वो बनते नजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हर रोज होगी, या फिर ये आंकड़ा गिरता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से सरकारों की बात करें तो सरकारों के आंकड़े बिल्कुल कहीं ना कहीं यही दर्शाते हैं कि वो आगे इस आंकड़े को बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 1 करोड़ का आंकड़ा जो बिल्कुल पार होना चाहिए वैक्सीन का,
वो कहीं ना कहीं अब कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ रोज का 1 करोड़ वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। मगर जिस तरीके से पहले दिन का जो आंकड़ा बना है, यानी कि 84 लाख से ज्यादा का, वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है स्थिति को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं लोग बाग जागरूक होते नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली की जनता को भी समझना होगा कि वैक्सीन कितनी जरूरी है, और दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों को मिलकर काम करना होगा। जब तक अगर ये दोनों ही सरकारें मिलकर काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी यकीनन। भ्रम बनता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और पूरे देश में रिकॉर्ड तो कायम हुआ ही है, लेकिन पूरे देश के साथ में राज्यों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। 15 लाख के करीब में 10 लाख का टारगेट रखा और करीब 15 लाख के आसपास पहले दिन ही उन्होंने वैक्सीन लगाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर है। सिंधिया ने इस दौरान महा वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला भी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को नाम बदलने की सलाह दी। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के नाम बदलने से पहले कांग्रेस को पहले अपना नाम बदलना होगा। बता दें कि कुछ दिनों से कांग्रेस के लोग ग्वालियर शहर का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। इस पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति की बात आज नहीं करनी चाहिए। आज टीकाकरण का दिवस है, आज का दिन जन सेवा के लिए समर्पित करो। सिंधिया ने कहा कि जहां तक नाम बदलने की बात है, कांग्रेस को और कुछ नहीं दिखता है। महामारी जब पूरे देश में और पूरे विश्व में फैल रही है, तब कांग्रेस हर स्तर पर सिर्फ राजनीति कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कुछ लोग कहते हैं कि टीका में कुछ चीजों का मांस मिला हुआ है। कांग्रेस के कुछ लोग टीका नहीं लगाने की सलाह देते हैं। इस तरह की बात करने वाले लोग आज खुद टीका लगवा रहे हैं। दिवस तो जनसेवा के लिए समर्पित करो। और जहां तक नाम बदलने की बात है, कांग्रेस को और कुछ नहीं दिखता। जब महामारी पूरे विश्व में और देश में भी फैल रही है, चाहे प्रादेशिक स्तर हो, चाहे ग्वालियर के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, केवल राजनीति करनी है। कोई कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कोई कहते हैं कि टीका में कुछ चीज़ का मांस है, कोई कहते हैं कि टीका मत लगाओ। और जो लोग ये कहते थे वो आज स्वयं टीका के लिए भाग रहे हैं। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, अगर इतनी रुचि है तो शायद कांग्रेस को ही अपना नाम पहला बदलना होगा, अपने आप को जनता के मन में और दिल में दोबारा उभारने के लिए। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की शक्ल है नामदारों की और बीजेपी की शक्ल है। प्रधानमंत्री जी का संदेश आज द्वितीय है, और द्वितीय नहीं है लेकिन अद्वितीय भी है। द्वितीय इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही राष्ट्रव्यापक योग दिवस मनाया जा रहा है। उस योग के द्वारा व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखता है, और उसी के साथ मध्य प्रदेश में एक महान टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में आज के एक दिवस में 8 से 10 लाख टीके लगने चाहिए, और ग्वालियर जिले में 50,000 टीके लगने चाहिए। अभी 12:30 बजे हैं, और 12:30 बजे तक 50,000 में से 20,500 टीके लग चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि दोनों जिले का लक्ष्य और प्रदेश की लक्ष्य दोनों की पूर्ति होगी। मैं आपके द्वारा हमारी प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ये टीका एकमात्र ही हमारा अस्त्र और शस्त्र है इस कोरोना के विरुद्ध। इसको जरूर अपनाएं, इसको जरूर लें। तो मध्य प्रदेश के लिए की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने टारगेट 10 लाख का रखा था, लेकिन 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने में सफलता हासिल की है। इन तमाम चीजों को लेकर ही और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं गणेश तिवारी। गणेश तिवारी, एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। सबसे बड़ी बात यह कि रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन लगाने में सफलता हासिल की है। सबसे पहले इस पर क्या कुछ जानकारी एक बार विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात करें, जो टीकाकरण किया जा रहा था, देश भर में विश्वव्यापी टीकाकरण लगाया जा रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत जो है, जो महाअभियान था, महापर्व था, योग दिवस से चालू किया था। और ऐसे में जहां देश भर में 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश ने भी एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, जहां मध्य प्रदेश का लक्ष्य था कि 10 लाख लोगों को ये कोरोना टीकाकरण है लगाया जाएगा, लेकिन इस कीर्तिमान को, इस लक्ष्य को भी आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने करीब 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण लगाया, जो कि नया कीर्तिमान हासिल किया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में जिस कदर लोगों का उत्सुकता देखी गई है, जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी गई है और सरकार और प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर इस महापर्व में, योग दिवस के दिन जो अभियान में हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़कर इतनी भारी मात्रा में लोगों ने जागरूकता के साथ टीकाकरण लगवाया है, तो 16 लाख लोगों को लगाना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए कीर्तिमान है, एक तरह से एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। साथ ही अगर मोहित इंदौर की भी बात करें तो इंदौर में भी जहां 2 लाख लोगों को टीकाकरण लगाने का एक लक्ष्य रखा गया था कि इंदौर में भी 2 लाख लोगों को टीकाकरण एक ही दिन में लगाया जाएगा, वहां 2 लाख से ज्यादा लोगों को भी इंदौर में भी टीकाकरण लगाया गया। तो यानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने तो कीर्तिमान हासिल किया है, साथ ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर ने, चाहे वो भोपाल हो या फिर अन्य जिले हो, उन सभी को पार करते हुए इंदौर ने भी 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीकाकरण, जो विश्वव्यापी टीकाकरण देश भर में अपने चलाया गया है, लगातार लोगों को जागरूक करती सरकार नजर आई है। और कोरोना की जो तीसरी लहर, उससे बचाने के लिए सरकार लोगों के लिए मददगार और जी। इस टीकाकरण को लिए लोगों को जागरूक कर रही है। तो इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी मोहित। लेकिन इस उपलब्धि के लिए अगर हम तस्वीरें देखने की कोशिश करें कि इसमें सरकार की भूमिका ज्यादा बेहतर रही, यही वजह है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए निकले, या फिर लोगों में वो उत्साह था, पहले वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन मिली है, मुफ्त में वैक्सीन मिली है, तो ऐसे में लोगों का उत्साह दिखा है, वो खुद वहां पर पहुंचे थे। किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? मोहित, यहाँ पर अगर बात करें तो 2 तरह की तस्वीरें आती। पहली तो अगर बात करें तो हालांकि बीच में कुछ लोगों ने जरूर इस वैक्सीन को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दलों या फिर आम नागरिक भी हो, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, जिस भ्रांतियों की वजह से तरह तरह की बातें की वैक्सीन में मांस है या फिर वैक्सीन लोगों को इम्पोर्टेंसी जैसी बीमारियां पैदा करती है या अन्य चीजें हैं। इस तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की। भ्रांतियों की वजह से हालांकि जब वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, तो वहां पर उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती थी। उसकी वजह थी कि वो भ्रांतियां थी। इसके बाद सरकार और प्रशासन ने हालांकि लगातार लोगों को जागरूक किया है, जागरूक करते हुए घर घर जाकर भी जागरूक किया है, और इसी जागरूकता की वजह से लोग जो है जागरूक नजर आए। जी। और इसके बाद देखने में आया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही अचानक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 18 साल के प्लस उम्र के लिए वैक्सीनेशन का जो बिल्कुल, टीकाकरण यही है वो वजह है करने कि की खुद तैयारी। ग्वालियर पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर पहुंचे, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया और हिस्सा भी वहां पर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं मुंबई का, जहां पर एक तरफ लोकल ट्रेनों में आम लोगों के प्रवेश पर अभी संशय बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत पश्चिमी रेलवे एक ऑनलाइन सर्वे कर रही है, जिसमें यात्रियों से एसी लोकल चलाने को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। यात्रियों के सुझाव के आधार पर ही आने वाले दिनों में एसी लोकल की किस्मत तय की जाएगी। रेलवे द्वारा किए जा रहे सर्वे के तहत जो ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए हैं, उसमें यात्रियों को अपना सुझाव देने के लिए नाम, उम्र और मोबाइल नंबर भरने के अलावा आपको ये बताना है कि लोकल के दैनिक यात्री हैं या फिर रोड यात्री हैं। इस फॉर्म में रेलवे ने यात्रियों से श्रेणी यात्रा, सड़क यात्रा को एसी लोकल में परिवर्तन करने, एसी लोकल आपको क्यों पसंद है,
कहां से कहां और किस रूट पर चलना ज्यादा अच्छा रहता है सहित चीजों पर यात्रियों से सुझाव मांगे हैं। इतना ही नहीं, अगर यात्री कोई और सलाह भी एसी लोकल को लेकर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी जगह दी गई है। इन तमाम चीजों के बाद फार्म को सबमिट करना होगा। रेलवे के मुताबिक पिछले 4 दिनों में 4100 से ज्यादा लोगों के सुझाव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सत्यप्रकाश सोनी, ये एक बड़ी खबर है, एसी लोकल को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। जी मोहित, देखिए जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की लहर चल रही थी, पहले लहर के बाद दूसरी लहर के दौरान मुंबई लोकल को जरूर चालू किया गया था। इस दौरान एसी लोकल भी चालू की गई थी, लेकिन देखा गया कि इस बीच जो है एसी लोकल अक्सर खाली जाती थी, इसको लेकर वेस्टर्न रेलवे ने एसी लोकल को बंद कर दिया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोगों का रुझान कहीं न कहीं एसी लोकल की तरफ है, लिहाजा वेस्टर्न रेलवे अब ये चाहती है लोगों के सुझाव के बाद जो है एसी लोकल को बहाल किया जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई लोकल को लेकर आम पब्लिक के लिए मांग की जा रही है, उसको लेकर वेस्टर्न रेलवे तैयारियां शुरू कर दी है। इस तैयारियों के तहत वेस्टर्न रेलवे ने ऑनलाइन सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के दौरान रेलवे जानना चाहती है कि मुंबई में किस रूट से लेकर किस रूट तक एसी लोकल चलाना बेहद सही रहेगा। ऐसे में यात्रियों के जो सुझाव है वो बेहद होगा। जाहिर तौर पर यात्रियों को सुझाव के बाद ही ये माना जाएगा कि वेस्टर्न रेलवे को कहां से कब तक चलाया जाएगा। लिहाजा जो फॉर्म दिया गया उसमें तमाम जानकारियां दी गई है, जिसमें आपके नाम से लेकर आपके मोबाइल नंबर और आपकी उम्र का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि आपको एसी लोकल क्यों पसंद है और क्या एसी लोकल चलाना सही रहेगा, ये तमाम चीजें भरना होगा। उसके बाद ये जानकारियां रेलवे वेस्टर्न रेलवे इकट्ठा करने के बाद आखिरी कदम उठाएगी। जी लेकिन सत्यप्रकाश सोनी, एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि 4 दिनों के अंदर 4000 से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव अब तक वो दे चुके हैं, तो ज्यादातर सुझाव किस तरह के हैं? क्या इससे लेकर कोई जानकारी मिली है या फिर आपकी जो लोगों से बातचीत हुई है, लोग क्या चाहते हैं, उन्होंने एसी लोकल को लेकर अपने क्या विचार आपके साथ साझा किए हैं? देखिए मोहित, मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, जाहिर तौर पर यहाँ भाग दौड़ की जिंदगी ज्यादातर रहती है। ऐसे में लोगों का यही सुझाव है कि एसी लोकल के बजाय सबसे पहले जो है मुंबई की जो लाइफलाइन कहते मुंबई लोकल जो नॉन एसी है उसको चलाया जाए, उसमें आम पब्लिक को अनुमति दी जाए। लिहाजा कोरोना की जो रफ्तार है उसको देखते हुए एसी लोकल भी चलाया जाए। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों के सबसे ज्यादा रुझान जो आया है मुंबई की जो लाइमलाइट कहे लोकल है उसको लेकर है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि जो लोकल ट्रेनें हैं उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, हालांकि एसी में कम होती है। लेकिन लॉन्ग रूट की जो ट्रेनें हैं, यानी कि विरार से लेकर चर्चगेट की जो ट्रेनें हैं उसमें एसी लोकल चलाई जाए, इस तरह की मांग है। जिसमें ये 65 मतलब 65% लोगों का कहना है कि विरार से लेकर चर्चगेट तक एसी लोकल चलाया जाए, बाकी इस बीच में मुंबई के जो नॉन एसी लोकल है उसको चलाया जाए। बिल्कुल, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि मुंबई में लोकल को उनकी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि उसके बाद उसके अलावा अगर उसको बंद किया जाता है तो तमाम तरह की समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो जाती हैं। इसको लाइफलाइन कहा जाता है। लोकल को अगर हम समझने की कोशिश करें कितना महत्वपूर्ण है, और एसी कोच अगर इसमें लगते हैं शुरू होते एक बार फिर से, तो इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उसका? देखिए, आम मुंबईकरों को सफर करने से में ज्यादा रुचि रहती है। लिहाजा आम मुंबईकर मुंबई लोकल इसलिए पकड़ते हैं कि बिना रुकावट बिना समय लगे और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। लिहाजा लोगों का रुझान है कि मुंबई लोकल जल्द से जल्द चालू किया जाए। लेकिन अगर एसी लोकल चालू की जाती है तो जाहिर तौर पे थोड़े पैसे लोगों से जरूर लगेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार गर्मी होती है, भीड़ होती है, कोरोना संक्रमण की स्थिति पैदा होती है, उससे भी जरूर निजात मिलेगा। लिहाजा लोगों का रुझान यही है कि जल्द से जल्द पहले मुंबई लोकल चालू किया जाए, उसके बाद एसी लोकल। लेकिन जो लॉन्ग रूट लंबे रूट के जो ट्रैक बनाया गया है उस पे जो है एसी लोकल अगर चलाई जाती है तो लोगों को ज्यादा फायदे होंगे।
सत्यप्रकाश सोनी, क्या आपके रेलवे से जुड़े कर्मचारियों से, अधिकारियों से कोई बातचीत हुई हो इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ उनका आखिरकार कहना है कि कब से जो सुझाव आए हैं उन पर विचार विमर्श शुरू हो जाएगा, और क्या कुछ खासतौर पर इस बार विशेष सुविधाएं उसमें होंगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना एक बड़ी चुनौती होगी? तो क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल मोहित, रेलवे बिल्कुल चाहती है कि जो संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है उसको लेकर फिर से कहीं रेलवे को इस तरह की जो है आशंका ना हो जाए कि संक्रमण बढ़ रहा है। लिहाजा रेलवे स्टेशनों पर देखा जाता है, रेलवे के अंदर भी रेलवे बोगियों में देखा जाता है, लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाता है। लिहाजा संक्रमण की आशंका हो जाती है। यही वजह कि रेलवे लोगों से सुझाव भी ले रही है। दूसरी तरफ रेलवे अपनी तैयारियां भी कर रही है कि जिस तरह से रेलवे मंत्रालय पूरी तैयारी में है कि आने वाले समय में, हालांकि मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% से भी कम हो गया है, जी। ऐसे में संतोषजनक स्थिति है। लेकिन रेलवे चाहती है कि जो संक्रमण अगर बढ़ता है, जैसा कि बताया गया कि तीसरी लहर आने की आशंका है, ऐसे में रेलवे के उसको पर कोई आपत्ति न हो, उसको लेकर भी रेलवे बचना चाहती है। यही वजह है कि बिल्कुल। रेलवे पहले आम पब्लिक से, आम मुंबई करों से सुझाव लेना चाहती है कि क्या स्थिति होगी, उसके बाद अपना निर्णय देगी। फिलहाल इस तरह से जानकारी मिली कि महज 4 दिनों में 4100 से ज्यादा लोगों बिल्कुल, ने अपना जल्द ही सुझाव इसको दिया है। लेकर कोई फैसला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यप्रकाश सोनी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो विचार लगातार है, जो सुझाव हैं वो रेलवे को मिल रहे हैं। आप भी अपने सुझाव को दे सकते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।